हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 27 दिसंबर है और दिन है रविवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहली खबर फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो डेट शीट है वो अभी तक नहीं आई है। तो इस पर एक न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री 31 दिसंबर को शाम 6 बजे सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। निशंक ने कहा है कि छात्र अभिभावक कई दिनों से 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं। सभी से बातचीत के आधार पर बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम तय किया गया है। इसकी घोषणा इस साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना 13वें दिन भी जारी है। और अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण लागू करने के साथ पूर्व की भर्ती में बैकलॉग के जरिए खाली पदों को भरे। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण अधिनियम 2016 का पालन नहीं किया गया है और दिव्यांग अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली भर्तियों की बैकलॉग सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में। तो यूपी टीईटी 2020 के आवेदन में बदलाव की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो तय कार्यक्रम था उसमें ये था कि यूपी टीईटी के जो आवेदन होंगे वो शुरू होंगे 28 दिसंबर से और चलेंगे कब तक, 28 जनवरी 2021 तक। और एग्ज़ाम की डेट आ गई थी 28 फरवरी। तो 28 में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन यहाँ पर अब मामला ये है कि 28 दिसंबर को यानी कि कल इस पर एक मीटिंग होनी है। मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए जाने हैं। खासतौर से 2 बातों का निर्णय लिया जाना है कि एग्ज़ाम सेंटर कौन से बनाए जाएं। दूसरी बात कि यूपी टीईटी में क्या इस बार लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये है कि यूपी टीईटी 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब नए साल में ही शुरू हो पाएगी। वजह, शासन ने अभी तक प्रस्ताव पर मुहर ही नहीं लगाई है। सोमवार को परीक्षा संस्था और एनआईसी की बैठक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समय सारणी तय हो सकती है। देरी से निर्णय का असर परीक्षा तारीख पर भी पड़ सकता है। पहले परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी। यूपी टीईटी कराने पर शासन पहले ही सहमति दे चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा था। परीक्षा संस्था ने 1 सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया था, जिसमें 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम तय किया गया था। परीक्षा की तारीख 28 फरवरी तय हुई थी। शासन ने इसका आदेश अब तक जारी नहीं किया है, बल्कि 28 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इसमें एनआईसी से समय सारणी को लेकर मंथन होगा और उसके बाद शासनादेश जारी किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अब जो पूरा कार्यक्रम है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि परीक्षा जो होगी वो अपने तय समय पर हो सकती है, अगर बहुत अधिक फेरबदल नहीं हुआ तो यहाँ पर जो 2 निर्णय लिए जाने हैं उसमें एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के बारे में बात होगी और दूसरा जो है परीक्षा केंद्र के बारे में। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वो कल शाम तक निकल के आएगी और उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2014-15 में घोषित की थी। ये भर्ती 5 वर्ष बाद इस साल फरवरी मार्च में रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। नियुक्ति नहीं मिलने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और इसके बाद वो अलग अलग जगहों पर जाकर नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन बीच में वह भी अधर में फंस गई। 22 दिसंबर को नियुक्ति पत्र जारी होना था, लेकिन अब मुश्किल है। अब लग रहा है कि नए साल में ही इनके नियुक्ति पत्र मिलेंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर चयनित 298 अभ्यर्थियों ने 8 से 15 दिसंबर के बीच नियुक्ति के लिए खुले पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके कॉलेज को लॉक किया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि माध्यमिक सचिव की ओर से 22 दिसंबर को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि इनको नियुक्ति पत्र कब जारी किया जाएगा और अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं। अपर मुख्य सचिव और उप मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डाल दी गई है। परेशान अभ्यर्थियों का कहना है कि वो एमएलसी से मिलकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मुद्दा उठाएंगे। तो ये खबर निकल के यहाँ पर आ रही है। और 31 तक हो सकेंगे बीएड कॉलेजों में सीधे प्रवेश। तो यहाँ पर ये बात मत समझिएगा कि बीएड कॉलेजों में जो लोग प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे वो लोग भी बैठ पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनको सीट नहीं मिलेगी।
जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी स्टेट रैंक कुछ भी रही हो, वो लोग अगर चाहें और अगर उन्होंने पहली और दूसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था, वो लोग भी, जिन्होंने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला था, वो लोग भी, यानी कि आपका जो है परीक्षा में बैठना कंपलसरी है। हाँ, काउंसलिंग आपने करवाई थी या नहीं करवाई थी इससे फ़र्क नहीं है। तो जिन लोगों ने अपना जो है स्टेट लेवल परीक्षा दी है वो लोग अब 31 दिसंबर तक सीधे प्रवेश ले सकते हैं कॉलेजों में, लेकिन इसके लिए तरीका वही रहेगा, एडमिशन होगा सिर्फ बीएड काउंसलिंग पोर्टल से, और यह निर्णय परीक्षा बीएड यानी कि 2020-22 की परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिया गया है। तो पहले ये 24 दिसंबर से चल रही थी प्रक्रिया कॉलेज स्तर पर। राज्य समन्वयक संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि काउंसलिंग का यह अंतिम चक्र है। इस चक्र में सिर्फ वैध स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे, यानी कि परीक्षा में बैठना आपका जरूरी था। और वो अभ्यर्थी जो मुख्य काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य या पूल काउंसलिंग में शामिल तो हुए लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली, तो ऐसे अभ्यर्थी 750 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग फीस जमा करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और दोस्तों अब बता दें आपको कुछ ऐसी खबर जो आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है, जैसे कि यूपी में जाति लिखे वाहन जब्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर वाहनों पर जो नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखे जा रहे थे, तो उस पर यह कार्रवाई की गई है कि यूपी में वाहनों पर जातिवाद नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को सीज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पीछे महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु का लिखा पत्र है, जिसमें उन्होंने यूपी में दौड़ते जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था। यूपी में कार, बाइक, बस, ट्रक ही नहीं, ट्रैक्टर और ई रिक्शा तक पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, यादव, मुगल, कुरैशी लिखा दिख जाता है। मुंबई के उपनगर कल्याण के शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम मोदी से आईजीआरएस पर शिकायत की। पीएमओ ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश भेजी। इसके बाद अपर परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया है। लखनऊ की आरटीओ विदिशा सिंह ने लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई के चेकिंग दलों को निर्देश दिया है कि वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे होने पर धारा 177 में चालान या बंद करने की कार्रवाई करें। बता दें कि लखनऊ में 2 व 4 पहिया वाहनों की संख्या 25 लाख से अधिक है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी भी गाड़ी पर है तो उसको मिटवा दीजिएगा। पंचायत चुनाव में फंसा यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम। बोर्ड अभी परीक्षा फॉर्म भराने और परीक्षा केंद्र निर्धारण में जुटा हुआ है। तो फ्रेंड्स 5 दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है, जिसमें 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। यूपी बोर्ड ने पिछले साल 2019 में 1 जुलाई को 2020 का परीक्षा कार्यक्रम जारी करके सबको चौंका दिया था, लेकिन इस बार बोर्ड और शासन के वही अफसर परीक्षा कराने की अनुमानित तारीखें भी तय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोरोना संक्रमण के साथ पंचायत चुनाव का भी असर है। तो अभी जो है जो नया टाइम टेबल है वो कब तक जारी होगा इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तारीख भी अभी कंफर्म नहीं है। तो यही कारण है कि अब तक दोनों डेट्स आपस में टकरा रही हैं और निर्णय लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहे हैं और आपने सोचा है कि कोई ब्रांडेड अच्छी कंपनी का मोबाइल लेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको राय दूंगा कि अभी आप फिर 5-7 महीने 8 महीने रुक जाएं। अगर आपका काम चल रहा है, बहुत कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अरे मोबाइल फ़ोन को नए मोबाइल फ़ोन से सिर्फ एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल रुक जाएं। और हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरी है तब आप इस पर निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी क्योंकि भारत में 5G बैंड लॉन्च नहीं हुए हैं और 5G में भी कई सारे बैंड होते हैं, तो क्या होता है कि जब आप कोई एक मोबाइल ले लेते हैं जो 5G ही होता है, हो सकता है कि भारत में जो 5G बैंड लॉन्च हो उसके लिए कंपैटिबल ना हो, तो नेटवर्क का भी थोड़ा इशू उसमें रह सकता है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अब 2021 में 5G के लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है। सबसे पहले जियो ही लॉन्च करेगा, तो इसके बाद अगर आप लेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन भी 5G वाले सस्ते मिलेंगे और फिर आप ऐसे मोबाइल फ़ोन प्राप्त कर पाएंगे जो 5G के लिए बिल्कुल कंपैटिबल होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी राय में अगर आपका काम चल रहा है तो 5-7 महीने काम और चलाइए, 5G के लॉन्च होने का इंतजार करिए, उसके बाद ही मोबाइल लीजिए। और मोबाइल अब लीजिए तो ध्यान दीजिएगा कि उस वो 5G हो ताकि उसकी लाइफ हो, क्योंकि 5G के लॉन्च होने के बाद कम से कम आगे के 5-7 साल तो 5G ही चलेगा। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन में ब्राउजिंग की स्पीड अधिक रहती है और ये कमी आपको खलेगी आगे चल के, आपको लगेगा कि मोबाइल आपका औरों से स्लो चल रहा है।
फिलहाल इसका एक विकल्प भी हो सकता है कि अगर इम्पॉर्टेंट ये है तो अगर आप 4G मोबाइल लेते हैं तो आगे चलकर 5G डोंगल ले सकते हैं, लेकिन फिर यही होगा कि 5G से आपको वाईफाई देना होगा, 4G में स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन दो आपको जो है गैजेट्स कैरी करने होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जुलाई अगस्त तक अगर रुक सकते हैं तो रुकिए, अदरवाइज आप निर्णय ले लीजिएगा। और कोरोना का नया वायरस 8 देशों तक पहुंच चुका है। भारत में भी संभावना, मतलब खतरे की संभावना जो है वो बढ़ गई है, तो भारत में भी सब कुछ अलर्ट पर है। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 8 से ज़्यादा यूरोपीय देशों में नया वायरस मिला है और यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जापान के बाद फ्रांस, स्वीडन और आयरलैंड में भी नया वायरस देखने को मिला है और भारत में भी सरकार सतर्क है। कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों ने बैठक कर हालात का जायजा लिया है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।